कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वीटो नाम का एक आदमी इंटरव्यू के बाद एक नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन तभी बाहर से एक आदमी एक बच्चे को लाकर वीटो को पकड़ा देता है और कहता है कि तुमने सिर्फ 5 मिनट के लिए बच्चे को संभालने के लिए कहा था। आखिर वीटो को इंटरव्यूअर को बताना ही पड़ता है कि मुझे अपने बच्चे को अपने साथ काम पर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चली गई है। लेकिन इस बात पर इंटरव्यूअर उसे रिजेक्ट कर देता है कि तभी उसके भाई एंटोनियो की कॉल आती है, जो किसी मुसीबत में होता है क्योंकि उसने आईफोन बताकर कुछ लोगों को साबुन बेच दिए थे। वीटो जल्दी से अपना स्कूटर लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। दरअसल एंटोनियो एक नंबर का आलसी और फ्रॉड होता है जिसे मोबाइल चुराने की बुरी आदत होती है। वो सिर्फ शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करता है और फ्रॉड करने के नए नए प्लान लेकर वीटो के पास आता रहता है। लेकिन वीटो इन चक्करों में पड़ने की बजाय कोई परमानेंट नौकरी ढूंढने में लगा है, क्योंकि अगर उसे कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिली तो उसके बच्चे को उससे छीनकर किसी एनजीओ को सौंप दिया जाएगा। अब वो अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के अंदर होता है। यह अपार्टमेंट उन्हें अपने माँ बाप से विरासत में मिला था, लेकिन अब इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग लगातार अपने अपने अपार्टमेंट को कौड़ियों के दाम में बेचकर यहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब है और इसके एंट्रेंस पर हमेशा पानी टपकता रहता है। सिटी काउंसिल ने तो इसे रहने वालों के लिए खतरनाक डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वीटो और एंटोनियो ने यहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया है। अब वो दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वीटो को लगा था कि शायद एनजीओ वाले उससे उसका बच्चा लेने आए हैं, लेकिन एंटोनियो अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए वापस आता है। वीटो के पूछने पर वो उसे सिर्फ एक चालान बताता है और उसे खोलता तक नहीं, जिससे वीटो को उसके ऊपर कुछ शक होने लगता है। वो उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो पता चलता है कि उनका घर 1 महीने में नीलाम होने वाला है। वो एंटोनियो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा घर नीलाम तक होने वाला है। एंटोनियो से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये कहकर वो सोने के लिए जाने लगता है। लेकिन वीटो के ज्यादा ही पूछने पर वो उसे ऐसे ही बहुत सारे लेटर देता है, जिनको उसने अभी तक खोला भी नहीं था, क्योंकि इन्हें खोलने के बारे में सोचकर भी उसे डर लगता था। लेकिन जब वीटो इन्हें पढ़ता है तो एंटोनियो की असलियत सामने आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर डी लियोनार्डी नाम की एक लॉ फर्म का 50,000 यूरो का कर्जा होता है। लेकिन एंटोनियो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई कर्जा नहीं लिया। ये सुनकर वीटो उसे उसके एक दोस्त के पास ले जाता है, जिसका एक गैराज होता है जिसमें वो चोरी का माल स्टोर करके रखता है। यहाँ वीटो को पता चलता है कि एंटोनियो ने सिर्फ 500 यूरो के लालच में अपने घर के कागज किसी फ्रॉड को दे दिए थे, जिसने उन कागजों पर उस लॉ फर्म से 50,000 यूरो का लोन ले लिया था। इसलिए अब वो लॉ फर्म उनके अपार्टमेंट की नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर सकती है। ये सब जानने के बाद वीटो कहता है कि हमें डी लियोनार्डो फर्म से बात करनी चाहिए, जिससे शायद वो हमारा कर्जा माफ कर दे और हमारा घर नीलामी से बच जाए। अब वो दोनों भाई उनके ऑफिस चले जाते हैं, जहां पर ऑफिस की एक एम्प्लॉय बताती है कि फर्म के ओनर डी लियोनार्डी साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी इकलौती बेटी मरीना है, जिससे मिलने के लिए कम से कम 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तभी मरीना वहां जाती है और वो बहुत ही गुस्से में अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को डांटती हुई वहां से चली जाती है, क्योंकि उन्होंने टाइम पर अपना काम नहीं किया था। उसका गुस्सा देखकर पहले तो दोनों भाई डर जाते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपना घर नीलाम नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। मरीना एक चैरिटी इवेंट में जाती है जो उसके फादर डी लियोनार्डी ने होस्ट की थी। वो दोनों भाई अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता। अब एंटोनियो अपना दिमाग लगाता है और किचन के गेट से वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वीटो अपने बच्चे नेपोलियन को उसे पकड़ा देता है और मरीना या उसके फादर को देखने लगता है, ताकि वो उनसे बात कर सके। लेकिन नेपोलियन रोने लगता है, इसलिए एंटोनियो उसे खाने की टेबल के नीचे बैठाकर ट्रॉली को हिलाने लगता है, ताकि बच्चा चुप हो जाए। उधर वीटो को मरीना और उसके फादर दिख जाते हैं, इसलिए वो एंटोनियो को अपने पास बुला लेता है। लेकिन अचानक वीटो का ध्यान उस ट्रॉली पर जाता है, जो कि अब वहां नहीं थी, क्योंकि इसी बीच एक वेटर उस ट्रॉली को वहां से ले जा चुका होता है। अब वो जल्दी जल्दी नेपोलियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और हर एक ट्रॉली के नीचे चेक करने लगते हैं। आखिर काफी देर ढूंढने के बाद वीटो को बच्चा मिल जाता है। इसी बीच एंटोनियो की नजर मरीना पर पड़ती है, जो कि अपने फोन का लॉक खोल रही होती है। वो उससे बात करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो एक वेटर से टकरा जाता है, जिससे मरीना के कपड़ों पर खाने की छींटें आ जाती हैं और कुछ देर के लिए वो अपना फोन और बैग एक टेबल के ऊपर रख देती है। एंटोनियो इस मौके का फायदा उठाता है और चुपके से उसका फोन उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। अब नेपोलियन को ढूंढने के चक्कर में हुए हंगामे की वजह से उन्हें इवेंट से बाहर निकाल दिया जाता है और वीटो गुस्से में एंटोनियो से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए किसी भी तरह इस मामले को निपटा कर ही वापस आना। अब वो उसे वहीं छोड़कर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है। लेकिन एंटोनियो रात भर मरीना का फोन चेक करता रहता है और अपना खुरापाती दिमाग लगाकर एक प्लान बना लेता है। अब वो रेस्टोरेंट जाकर वीटो को वो फोन दिखाकर कहता है कि मेरे पास मरीना से पैसे निकलवाने का एक सॉलिड प्लान है। वीटो उसे मरीना का फोन वापस करके आने के लिए कहता है,
लेकिन एंटोनियो उसे बताता है कि वो हर साल 10,000 यूरो तो बस कुत्तों की एक चैरिटी में डोनेट कर देती है, यानी कि उसे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद है। वो वीटो को बताता है कि उसके फोन से मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि वो कब कहाँ जाती है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। वो कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर पहले हम उसका भरोसा जीतेंगे और फिर अपनी कोई चैरिटी बताकर इसके लिए उससे एक बड़ी डोनेशन करवाएंगे। वीटो उसका प्लान ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर भी वो उसे डांट कर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन एंटोनियो उसे ऐसे कहाँ छोड़ने वाला था। अगली सुबह उसे राजी करने के लिए वो बिस्तर पर ही उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है, लेकिन आज भी वीटो उसकी बातों में नहीं आता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर वही एनजीओ वाले होते हैं। वो उन्हें अंदर लाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं और मेरा भाई बच्चे की कितनी देखभाल करते हैं। लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि 1 महीने में कोर्ट की सुनवाई है और अगर तुमने साबित नहीं किया कि तुम्हारे पास घर के साथ साथ एक अच्छी नौकरी भी है तो तुम्हें ये बच्चा हमें देना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब वीटो के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि नौकरी तो थी ही नहीं, अब ये घर भी उनके हाथ से जाने वाला था। अगर अभी भी उसने कुछ नहीं किया तो नेपोलियन को उससे छीन लिया जाएगा। इसलिए सिचुएशन से मजबूर वीटो एंटोनियो का साथ देने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो दोनों भाई अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वीटो एक अमीर बिजनेसमैन होने का नाटक करेगा जो एक चैरिटी रन करता है। इसके लिए वो बहुत मेहनत करके पूरी तैयारी करते हैं और एक फेक वेबसाइट भी बनाते हैं। अब प्लान के मुताबिक वीटो मरीना के ऑफिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ मरीना को एक मीटिंग में जाना था, लेकिन वो अपने बिजनेस पार्टनर पेट्रिको के साथ वहां आती है। पेट्रिको उसके बिजनेस पार्टनर के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। एंटोनियो उसे रास्ते से हटाने के लिए मरीना के फोन से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये सुनते ही पेट्रिको मरीना को छोड़कर जल्दी से वहां से चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर वीटो मरीना के साथ लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट में वो फोन पर ऐसे बातें करता है जैसे कि वो गरीबों की मदद करने वाला एक अमीर आदमी हो। इसी बीच प्लान के मुताबिक उसका दोस्त लिफ्ट को बीच में ही रोक देता है, जिससे वो दोनों कुछ बातें कर सके और एक दूसरे को जान सके। लेकिन लिफ्ट रुकते ही मरीना बहुत बेचैन हो जाती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। वो वीटो से चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वीटो इसे एक अच्छा मौका मानकर वही गरीबों के मसीहा वाली बातें करता रहता है। जब वो उसके मना करने पर भी चुप नहीं होता तो वो उसका गला दबा देती है, क्योंकि उसे क्लोस्ट्रोफोबिक नाम की बीमारी थी। इस तरह उनका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है और दोनों भाई सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी मरीना के फोन में देखकर एंटोनियो गौर करता है कि जब जब वो खाना बनाती है या खाने के बारे में बातें करती है तो उस वक्त वो सबसे ज्यादा खुश होती है। इसलिए अब वो प्लान बनाते हैं कि अगर उससे बात करनी है तो किसी न किसी तरीके से उसको रेस्टोरेंट में लेकर जाना होगा। इसलिए अगले दिन वीटो उसकी योगा क्लास में पहुंच जाता है, लेकिन मरीना उसे वहां देखकर समझ जाती है कि वो उसका पीछा कर रहा है। वो उसे अपना पीछा करने के लिए मना कर दिया है और वीटो भी कह देता है कि मैं कहाँ तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। बाहर एंटोनियो और उसका दोस्त मरीना की गाड़ी को नॉन पार्किंग जोन में धकेल कर उसे पुलिस से उठवा देते हैं। जब मरीना बाहर आकर देखती है कि उसकी गाड़ी को पुलिस वहां से उठाकर ले गई है तो वो टैक्सी बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस टाइम कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। तभी वहीं खड़ा वीटो अपनी स्कूटी पर उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। मरीना उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे टाइम पर अपने ऑफिस भी जाना था, इसलिए मजबूरी में वो उसके साथ चल देती है। जाते हुए बातों ही बातों में वीटो उसे उस रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर वो काम करता है। ये उसका साफ सफाई का टाइम था, इसलिए इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ वो प्लान के मुताबिक भूखे और बेघर लोगों के लिए खाना भेजने का नाटक करता है और अपना नाम कार्लो बताते हुए मरीना से कहता है कि मैं एक चैरिटी चलाता हूँ और मुझे गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मरीना ये सुनकर उससे इम्प्रेस होने लगती है, क्योंकि वो खुद गरीबों की मदद करती है और हर साल कई चैरिटीज में डोनेशन भी करती है। अब यहाँ वीटो किसी बहाने से उससे अपने हाथों से खाना बनाने के लिए कह देता है। वीटो के ज्यादा कहने पर वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए वो बहुत खुश दिखाई देती है और बताती है कि उसे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। अब वीटो उसके हाथों से बनाए खाने को टेस्ट करता है और उसकी तारीफ करते हुए उसके सर पर शेफ की टोपी रख देता है। वो कहता है कि मैं खुद एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा टेस्ट आज तक नहीं देखा। तुम सच में एक ग्रेट शेफ हो। अपनी तारीफ सुनकर मरीना बहुत खुश होती है और यहाँ से उनका प्लान काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन दोनों भाई आगे का प्लान बनाते हैं कि हम मरीना को वेडनेसडे को उसी रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, क्योंकि वेडनेसडे को रेस्टोरेंट बंद रहता है और उस दिन वहाँ उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। अब वीटो मरीना को फोन करके कहता है कि मैं वेडनेसडे को एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम अपने हाथों से मेहमानों के लिए खाना बनाओ। मरीना मना करती है तो वो उससे कहता है कि मेरा शेफ बीमार है और ये इवेंट होस्ट करना मेरी एनजीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीना वहाँ जाना तो चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उससे मना ही कर देती है। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड पेट्रिको उसे फोन पर बात करते देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो कहता है कि हमारा होटल वाला प्रोजेक्ट लगभग पूरा ही होने वाला है, इसलिए तुम इधर उधर टाइम बर्बाद मत करो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद मरीना की एक एम्प्लॉय उसे एक बॉक्स लाकर देती है और कहती है कि ये किसी ने आपके लिए भेजा है। मरीना उसे खोलकर देखती है तो इसमें कार्लो यानी वीटो का फोन नंबर और वो शेप वाली टोपी भी होती है जो वीटो ने उसके सर पर रखी थी। अब वो अपनी एक वीडियो देखती है जिसमें वो खाना बना रही होती है। अब रात को दोनों भाइयों को नींद भी नहीं आती क्योंकि मरीना ने खाना बनाने के लिए मना कर दिया था और वो दोनों सोचते ही रहते हैं कि क्या करें। तभी वीटो के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मरीना ने इवेंट में खाना बनाने के लिए हाँ कर दी थी। अगले दिन से ही वो इवेंट की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मरीना नई नई रेसिपी बनाना सीखती है जिसके लिए वो घर से छुप छुप कर वीटो के पास आती है और यहाँ वो बहुत खुश रहती है। अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वीटो के साथ बिताती है और अपनी लाइफ को मानो खुलकर जीने लगती है। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक को भी उसका बिहेवियर नोटिस करता है कि आजकल मरीना का फोकस काम पर नहीं बल्कि कहीं और ही है। एक दिन मरीना और वीटो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं जहां वो उसके फ्रेंड को देखकर थोड़ा शक करने लगती है क्योंकि उसने उसे रेस्टोरेंट में भी देखा था। लेकिन वीटो बात को घुमा देता है और वो मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। इधर नेपोलियन को बहुत तेज बुखार होता है और वो रोता ही जाता है। एंटोनियो वीटो को कॉल भी करता है लेकिन उसका फोन बोट के अंदर होने की वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता। इसलिए एंटोनियो बच्चे को लेकर सीधा वहीं आ जाता है जहां वो लोग मछली पकड़ रहे थे। वो बच्चे को वीटो को पकड़ा देता है और उसे बुखार के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। वो दूर खड़ा होकर सोचने लगता है कि अब हमारी असलियत सामने आने वाली है। लेकिन मरीना वीटो से उस बच्चे के बारे में पूछती हुई कहती है कि और क्या क्या है जिसको तुमने मुझसे छुपा रखा है, क्योंकि मरीना अब सच में उसे पसंद करने लगी थी। वीटो अब उसे एक म्यूजियम में ले जाता है और बताता है कि ये मेरा बच्चा है, इसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, तब से इस बच्चे की कस्टडी मेरे ही पास है। आज वेडनेसडे होता है और इवेंट की सभी तैयारी हो गई थी। एंटोनियो अपने कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और उनके बालों से लेकर कपड़ों तक बनवाकर तैयार करवाता है ताकि वो चैरिटी इवेंट में आए हुए अमीर लोगों जैसे दिखे। एंटोनियो उन्हें समझाता है कि तुम लोग अपने आप को अमीरों की तरह दिखाओगे और आपस में अमीरों वाली ही बातें करोगे। तभी उनमें से एक आदमी पूछता है कि अमीर लोग कैसे बात करते हैं। एंटोनियो को कुछ समझ में नहीं आता और वो उनसे कहता है कि सब लोग चुपचाप बस खाना खाओगे और आपस में कोई बात नहीं करोगे। प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी मरीना को शक होता है कि ये लोग आपस में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो वीटो से पूछती है कि ये लोग इतना शांत क्यों हैं, क्या उन्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। वीटो से बातों से घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सच जानना चाहती थी कि उनको उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया या कुछ और बात है। अब वो उन लोगों के बीच चली जाती है और उनसे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग अमीरों की तरह आखिर उससे कैसे बातें करते, इसलिए वो बिना कुछ कहे जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं, जिससे मरीना बहुत खुश हो जाती है। अब मेहमानों के जाने के बाद रेस्टोरेंट में सिर्फ वीटो और मरीना ही रह जाते हैं। वीटो उदास होकर उससे कहता है कि चैरिटी के लिए जितने पैसे होने चाहिए थे उतने नहीं मिल पाए, जिस पर मरीना उससे पूछती है कि अभी कितने और चाहिए। मरीना के लिए सब हकीकत था, इसलिए अब वो उसे उदास नहीं देखना चाहती थी और जितना हो सके उसकी मदद करना चाहती थी। वो उसे अपने पास से 10,000 यूरो देने के लिए कह देती है जिससे वो गरीबों की मदद कर सके और अपने एनजीओ को चला सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो मरीना का बॉयफ्रेंड पैट्रिक उन्हें देख लेता है, मगर अभी वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वीटो घर जाकर एंटोनियो को बताता है कि मरीना हमें 10,000 यूरो देने के लिए तैयार हो गई है, जिसे सुनकर एंटोनियो खुशी से झूम उठता है, लेकिन वीटो शायद इससे खुश नहीं था, इसलिए वो कहता है कि हमें उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। एंटोनियो से समझाता है कि अगर हमने पैसे नहीं लिए तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा और नेपोलियन को भी हमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन वीटो बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है और एक तालाब के पास जाकर बैठ जाता है, जहां वो एंटोनियो को एक रिकॉर्डिंग भेजता है जिसमें वो कहता है कि मरीना बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करने लगा हूं, इसलिए हमें उसके साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए। मुझे उसे ब्लैकमेल करके कोई पैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसे सच बताने जा रहा हूँ। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर एंटोनियो दौड़ता हुआ वीटो के पास जाता है, जहाँ वीटो उसे समझाता है कि अगर हमारा घर नीलाम भी हो गया तो हम बच्चे को लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे। एंटोनियो भी उसकी बात मान जाता है और अब वो दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मरीना पहले से ही वहां होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उनका सारा सच उसे बता दिया था। मरीना वहां वीटो से सिर्फ एक ही बात पूछती है कि क्या कुछ भी सच नहीं था और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने साथ हुए इस धोखे का बोझ लेकर अपने काम में लग जाती है, लेकिन काम में अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उधर वीटो और एंटोनियो भी अपना घर छोड़ देते हैं और वो अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन उनका एक पड़ोसी हाथ में अखबार लेकर उनके पास आता है और बताता है कि डी लियोनार्डी पिछले 2 साल से इस बिल्डिंग को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इसे तोड़कर इसकी जगह एक शानदार होटल बना सके। डी लियोनार्डी मरीना के फादर की कंपनी थी, इसलिए अब वीटो उनके ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और मरीना को देखकर ताली बजाने लगता है। मरीना उससे बात करने से मना करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम कैसे अमीर लोग हो जो एक तरफ चैरिटी भी करते हैं तो दूसरी तरफ गरीबों के घर खाली करवाकर उन्हें तोड़ देते हैं। उसकी ये बात सुनकर मरीना बस उसे देखती ही रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हम जिस बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे हैं उसमें लोग भी रहते हैं। अब वो अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिको के केबिन में जाकर सच जानने की कोशिश करती है,
जहाँ उसे पता चलता है कि पेट्रिको ने ही अपने आदमी लगाकर ये अफवाह फैलाई थी कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और कभी भी गिर सकती है। फिर उसी ने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से आधे दामों पर उनके अपार्टमेंट खरीद लिए थे, क्योंकि उस बिल्डिंग को तोड़कर वो एक आलीशान होटल बनाने जा रहा था। लेकिन मरीना ये सब नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो वीटो और उसके भाई के साथ मिलकर बिल्डिंग को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। अब मरीना और वीटो पेट्रिको की गाड़ी का पीछा करते हैं और वीटो उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें वो एक आदमी को 30,000 यूरो की रिश्वत दे रहा होता है। मरीना इस सब के बारे में अपने फादर मिस्टर डी लियोनार्डी को बताती है, जिसे सुनकर उसके फादर बिल्डिंग के पास ही पहुंच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि एक क्रेन बिल्डिंग को तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन वो क्रेन को रुकवाकर बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को एक एक कर उनके घर की चाबी वापस कर देते हैं। ये सब देखकर वीटो बहुत खुश होता है और मरीना को थैंक यू कहता है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है और हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो अपने फादर के पास चली जाती है, लेकिन एंटोनियो से ये सब देखा नहीं जाता और अब वो अपना दिमाग चलाता है। वो वीटो के गले लगकर उसकी जेब से उसका फोन निकाल लेता है और फिर उसे मरीना के बैग में डाल देता है। अब घर आकर वीटो को अपना फोन कहीं नहीं मिलता और वो एंटोनियो से अपने फोन पर कॉल करने के लिए कहता है। एंटोनियो उसके फोन पर कॉल करता है तो उसका फोन मरीना के बैग में बज रहा होता है। वो अपने बैग से फोन को निकालती है तो देखती है कि ये वीटो का फोन है। वो उस फोन को चेक करने लगती है तो इसमें उसे वीटो की एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। ये वही रिकॉर्डिंग होती है जो वीटो ने एंटोनियो को भेजी थी। इसमें वो कह रहा होता है कि मैं मरीना को ब्लैकमेल करके उससे कोई पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मरीना इमोशनल हो जाती है और वीटो से मिलने उस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहाँ वो काम करता है। वीटो उसे वहां देखकर उससे कहता है कि अब यहाँ क्यों आई हो। मरीना मुस्कुराते हुए उसे उसका फोन दिखाती है और उसे किस करते हुए उसके गले लग जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।